लेक्चर नंबर 90। 99 दिन हो गए आप मुझे, मैं आपको बता। अच्छा, एक दो मिनट वेट कर लें, जरा बच्चे आ जाएं। आप पेज 588 पर ये नोट कर लें। ढूंढें जरा, पेज 588 आपकी बुक में होगा। पेज 588 पर ये नोट कर लें। जो लेट आने वाले हैं उनको बताते रहें। 1 मिनट से ज़्यादा ना लगाइएगा। ओके, नोट कर लिया। ये लेट आने की क्या वजह है, जरा बताया करें। सीएमए की क्लास किसकी? और कोई है उस क्लास से? अच्छा, चलो भाई। आई कैप वाले किधर आए? उससे क्या फर्क पड़ना है? आप अपना सीखे करें। आया तो आपको फर्क पड़ना होना, आपको कुछ बताने आए हो कि ये बेटा इस तरह रहा। ज्यादा से ज्यादा एक पहले तो यही बताएंगे ना कि हर सवाल का आधा कर लिया करो, इंशाल्लाह हम तो पास करने के लिए बैठे हैं। तो आपके लिए तो ये बात बस रेलिवेंट है। ओके, अच्छा मोहतरम तशरीफ़ ले आए। कल वाले सवाल पे जो IS 1037 काम कर रहे थे उस पर तशरीफ़ ले आए। आप बस खुद ही तशरीफ़ ले आया करें, बड़ी बात है। कितने को पार्ट भी इकट्ठे हुए हैं अभी लेने वाले? कोई भी नहीं, एक्सेलेंट। 4 एक इकट्ठे हुए हैं। ऐसा ना किया करें ना, खुला टाइम होता है, बंदा तो काम कर कुर के फारग हो जाता है, समझ नहीं आती फिर घंटा क्या करे, फिर बंदा IFRS 16 IS 38 रिवाइज करने लग जाता है। अच्छे मोहतरम, आज इंशाल्लाह हम 10-15 मिनट के लिए कुछ ना कुछ IS 37 का करते रहेंगे डेली, पार्ट बी 150 पे। और ऑब्वियसली 2-5 के बाद थोड़ी सी IS 1037 के MCQs भी डिस्कस होंगे। अब ये दुमे शुमे साथ ही हैं क्योंकि होमवर्क मिलने बंद हो गए हुए हैं, तो वो होमवर्क वाला टाइम तो यूटिलाइज करेंगे। अब और कुछ चारा नहीं है, बल्कि कल ही सुनने में आया कि आपका पेपर 1 तारीख को है। मैं तो वैसे ही सुबह सुबह ज़रा प्लानिंग कर रहा था कुछ, तो मैंने कहा ज़बरदस्त है, इनकी तैयारी तो सही जा रही होगी फिर।
फिर तो इन्होंने सोच लिया होगा कि तलवार सर पे है। कौन सा पेज था? कोई बताता नहीं, बस ऐसे ही मैं भी लगा हुआ था तो मेरी बातें सुनी जा रही थी, ये इधर उधर डीट रहे। और 397 है जी, पार्ट बी वाले हैं। आप लोग बताएं कौन सा पेज है? 420। ये बात की ना काम की। 420 पेज पढ़ा रहे हैं हम। ओके, पॉइंट सी, MPL entered into a non-cancelable lease in the previous period for some office space. किसी प्रीवियस पीरियड में हमने लीज नॉन कैंसलेबल की थी। हाउएवर अब हमारे प्लान बदल गए हैं, अब हमारे प्लान बदल गए हैं और ये ऑफिस स्पेस नहीं रिक्वायर्ड, इसलिए 1 जनवरी 16 को हमने प्रोविजन बनाई है 80,000 की फॉर रिमेनिंग 5 ईयर्स। रिमेनिंग 5 ईयर्स के रेंटल को डिस्काउंट करके हमने प्रोविजन बना ली है। अब बना ली है तो मुझे कोई सवाल में अवेलेबल नहीं है, तो वो फिगर अवेलेबल है सवाल के अंदर, यानी बना ली मींस ट्रायल वगैरह अवेलेबल नहीं है, वो बना ली वाली फिगर उसने हमें दे दी 80,000। मेरा नहीं ख्याल, इसको आप ओपनिंग लें, ये प्रोविजन एट 1 जनवरी हैड बीन मेड, इस दिन बनाई है। इसका मतलब है ये डिसीजन हमारा साल के शुरू में हुआ कि ये ऑफिस स्पेस किसी इस्तेमाल की नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस पिछले साल के आखिरी दिन नहीं हुआ, हमारे साल के पहले दिन हुआ है, क्योंकि सवाल चीख के पुकारा है एट 1 जनवरी 16 अ करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन हैड बीन मेड। तो इंस्टेड ऑफ कि कल वाला जो अकाउंट हमने एग्जांपल 14A में बनाया था, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टेड ऑफ कि आप उसका कोई ओपनिंग बैलेंस लें, आपको ओपनिंग बैलेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे ख्याल से मुनासिब तरीका ये करें कि आप जो है वो इसको एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट वाले में फेंकें। तो लेट अस टेक इट एज एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट एंड देन मूव नेक्स्ट। प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक फिगर में लिखने लगा हूं 80,000 की। ये 80,000 क्या है? कल के सवाल में 100 रुपए के 2 रेंटल थे, उनकी पीवी 174 आई थी। आज के सवाल में पता नहीं कितने कितने के रेंटल होंगे, उनकी पीवी 80,000। तो 1 जनवरी 15 ओपनिंग बैलेंस, इसको लें 0 और एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितना? 80,000। अच्छा, अब मेरे भाई बातें ना करें, अब मेरे भाई अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करें पहले या पहले प्रोविजन को पे करें? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। कल मैं जो सीखा था अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करें। इस 80 को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कराएं, इस 80 को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कराएं। अब 80 को ग्रो कराने के लिए आप लोग फाइनेंस कॉस्ट वाली एंट्री करें जो कल सिखाई थी, 80 इंटू 8% और प्रोविजन को पे करा दें। This was based on a discount rate of 8%. The rent paid during the year was 15. जी, carry down. 71.4. जी, entries. Adjustment number C. Expense debit, provision credit. Finance cost debit 6.4. Provision debit 15.
ओके अब आप हजरात ये बताएं कि प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज के नोट में क्या क्या जाना चाहिए। प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज के नोट्स में क्या क्या जाना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, क्या क्या जाना चाहिए। एक तो प्रोविजन की मूवमेंट जानी चाहिए। भाई ये डिस्क्लोजर्स में ये दो बातें बिल्कुल अलग हैं। याद रखिएगा जो कल का पार्ट भी किया था, तो वो जो हमारा नोट है ना शेयर कैपिटल का, वो शेयर कैपिटल के कैरेट डाउन का ब्रेकअप है, वो मूवमेंट फॉर द ईयर नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था शेयर कैपिटल की मूवमेंट बनती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। ये जो नोट है प्रोविजन का, ये प्रोविजन के कैरे डाउन का ब्रेकअप नहीं है, ये प्रोविजन की मूवमेंट है। मूवमेंट होती है ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग, ये सारा ये प्रोविजन की मूवमेंट है। अच्छा, प्रोविजन की मूवमेंट जानी चाहिए, यानी हम इन तीनों अकाउंट्स को अभी वहां जाके जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे। ये प्रोविजन का बन जाएगा नोट। और इस नोट की दुम में क्या क्या जाना चाहिए, इस नोट की दुम में क्या क्या जाना चाहिए, मुझे बताएं। हमारे खिलाफ केस हुए में कितनी साइड्स हैं और हमने किसी के खिलाफ केस किए में कितनी साइड्स हैं। दोनों में 3-3 साइड्स हैं। अगर हमारे खिलाफ केस हुआ है तो प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और डू नथिंग। और अगर हमने किसी के खिलाफ केस किया है वर्चुअली सर्टन, प्रोबेबल और पॉसिबल। रिमोट को तो बस इग्नोर करते हैं उधर। डन। आज तक जो हम डिस्क्लोज करते थे इन 6 चीजों में से, वो मुझे बता दें इन 6 चीजों में से किसको डिस्क्लोज करते थे। कोई बंदा बता दे इन 6 चीजों में से किसको डिस्क्लोज करते थे। इन 6 चीजों में से किसको डिस्क्लोज करते थे। इधर से शुरू करें। प्रोविजन को भी डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन हम जो डिस्क्रिप्शन के सवाल दे रहे आते थे हम लिखाते थे प्रोविजन विल बी मेड। मेड में वो दोनों चीजें कवर हो जाती थी, लेकिन प्रोविजन को भी डिस्क्लोज करते हैं। यूजर को बताना चाहिए कहानी क्या है, कि बंदे मरे हैं, क्या हुए, सारा बताएं, डिस्क्लोज करें। और कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी को भी डिस्क्लोज करते हैं और इसको नहीं करते। तो कितने डिस्क्लोजर हो गए तीनों में से? सिर्फ 2। प्रोविजन को डिस्क्लोज करते हैं, कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी को। वर्चुअली सर्टेन एसेट को डिस्क्लोज नहीं करते, रिकॉर्ड करते हैं। प्रोबेबल को डिस्क्लोज करते हैं, कॉन्टेंजेंट एसेट। इधर ये 3 मैं उठाने लगा हूं, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज। अब हम प्रोविजन का नोट बनाने के बाद नीचे ये नहीं लिख के आएंगे कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी विल बी डिस्क्लोज्ड गिविंग ब्रीफ नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, हमारे सवाल में कोई है नहीं वैसे, हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की ब्रीफ नेचर और एस्टीमेट बना के आएंगे। हम लिख के आएंगे देयर इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कोर्ट केस एंड द लॉ। तो वो पूरा केस बताएंगे कि कहानी क्या हुई थी, आग लगी थी, कितने बंदे जले थे। हम पहले कहते होते थे कि यूजर को ब्रीफ नेचर और एस्टीमेट बता दो, और जब बताने की बारी आई फिर यही लिख देंगे बता दो। कहते रह रहे हैं, कहते रह रहे हैं, कहते रह रहे हैं कि खाला के घर जाएंगे तो ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये बताएंगे। उधर जाके भी आपको ये बताना था, ये बताना था, ये बताना था, ये बताना था। अब बताने की बारी आई है, प्रिपेयर नोट। अब बताना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं, ये बताना तो ज्यादा आसान है। ये सवाल की ही इंग्लिश उठा के नीचे डाल दिया करेंगे, इसे कहा करेंगे ब्रीफ नेचर। हमने कॉपी पेस्ट कर दिया सवाल से उठा के। तो डिस्क्लोजर्स आर वेरी इजी। अब मुझे कोई 2-3 चीजें बता दें जिनको मैं नोट की दुम में डाल दूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हाथ खड़े करके कोई तीनों चीजें बता दें।
नहीं, शुरू से शुरू करो ना। प्रोविजंस अगर कोई है उनकी अंग्रेजी लिख के आएंगे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज की अंग्रेजी वगैरह लिख के आएंगे, और साथ उनका फाइनेंशियल इफेक्ट भी लिखाएंगे, क्योंकि प्रोविजन का फाइनेंशियल इफेक्ट तो इसमें कवर हो गया होगा। इसकी नेचर वगैरह लिखाएंगे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की इसकी क्या लिखाया करेंगे, नेचर, इसकी नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, और कॉन्टिंजेंट की नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट। तो इट इज अ फुल फ्लेज। अब किधर गया वर्चुअली सर्टन, उसको डिस्क्लोज नहीं करना होता, वो ऑलरेडी किताबों में क्या हो गया है, रिकॉर्ड हो गया। तो प्रोविजन के नोट में लिख लें, मैक्सिमम ये चीजें आया करेंगी। ओके, दुम लिखा है या सब नोट लिखा है? घर वाले भी किताब देखते हैं भाई, ऐसे अल्फाज ना लिखा करें। ओके, अब फिलहाल ऐसा करें कि प्रोविजन की मूवमेंट, जिसे हम प्रोविजन का टी काउंट कहते हैं, किस फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में। तो ऐसा करें कि प्रोविजन का टी काउंट जो कल बनाया था उसको 5 मिनट लगा के रिवाइज कर लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कल जो टी काउंट बनाए हुए थे वो आपको भूले हों, वो याद आ जाएंगे तो नोट जल्दी बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यू साइट है, 1 जनवरी 15 को हमने ऑयल रिफाइनरी की शुरू की है, और इनिशियल काम उसके ऊपर 2015 में चलता रहा है, और ऑयल रिफाइनरी हमारे साल के एंड पे कंप्लीट हुई है। तो जाहिर बात है अवेलेबल फॉर यूज साल के एंड पे है, तो पिछले साल हमने डेप्रिशिएट नहीं किया होगा। न्यू रिफाइनरी इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। अब 1 जनवरी 16 से ही समझ लें इसकी लाइफ 25 साल है। एमपीएल की एक पॉलिसी है कि इन्वायरमेंटल डैमेजेस को रीइंस्टेट करेगी। पीवी ऑफ रीइंस्टेटिंग इज 13 लाख फॉर द डैमेजेस कॉस्ट। अब वो जो मजदूरों को फ्यूचर में अगर मैंने फर्ज कर लें देना है 4,000 रुपये, तो 4,000 की पीवी टाइप मैंने निकाल ली है। तो इसके ऊपर हमने बहस कर ली थी कि हम इसको एज्यूम कर लेंगे ये पिछले साल के एंड पे निकल आई है, तो इसको ओपनिंग में ले लेंगे। अच्छा, व्हाट इज ओपनिंग पीवी? 1300। प्रोविजन का अकाउंट कैसे बनेगा, जहन में सोचें। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके 1300 से आपने 4,000 की तरफ लेके जाना है। 4,000 तो मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, फ्यूचर वैल्यू वैसे हम निकाल भी सकते हैं वर्किंग करके, हम आपको निकालने सिखाई हुई है, क्योंकि 13,000 इंटू वो करके रेस टू पावर प्लस 25 कर दें तो फ्यूचर वैल्यू भी निकल आएगी। तो 13,100 को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करा के मैंने 4,000 की तरफ लेके जाना है। लेकिन इस अकाउंट में पेमेंट्स नहीं होती साथ साथ, तो इसलिए सिर्फ क्या करें, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, ओपनिंग प्लस अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू कैरी डाउन। और एंट्रीज क्या होंगी, एक्सपेंस डेबिट, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। एंट्रीज हमने साइड पे लिख ली थी, एंट्रीज की भी जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस की तो आसान सी एंट्री है, खर्चा डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और अभी जज का फैसला आया नहीं तो प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट करना नहीं। तो प्रोविजन फॉर कोर्ट केस की तो आसान सी एंट्री हुआ करेगी, जिसे प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट नहीं बनाते थे, प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और पेमेंट्स अगर ना हुई हो तो ये, एंड इन द एंड प्रोविजन फॉर onerous contract. MPL entered into a non-cancelable lease in the previous month for office space. However, company's plan changed. कब? जाहिर बात है फिर हमारे साल के में ही हुए होंगे। Company's plan changed and the office space is no longer required. इसलिए साल के पहले दिन एक प्रोविजन बना ली है हमने 80,000 पे। अब ये ना कहिएगा हमने बना ली है तो आप दोबारा क्यों टी अकाउंट में डाल रहे हैं, इसलिए कि टी अकाउंट का कोई बैलेंस सवाल वाले ने दिया नहीं,
तो टी अकाउंट का बस ओपनिंग बैलेंस हमने 0 लिया और हमने प्रोविजन उसने बनाई हुई थी, लेकिन हमने दोबारा बना के देखी क्योंकि हमें सवाल में कोई अकाउंट ऑलरेडी गिवन नहीं है, तो उसने भी प्रोविजन बनाई हुई थी। मैंने यहां आपको शो करके दिखा दिया कि उसने ये बना ली हुई है। तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। लेकिन याद रखिएगा 5 साल लगे हैं लीज को, तो 15 ज़रब 5 अगर इक्वल रेंटल है तो टोटल पेमेंट्स जो हैं वो आपकी मुझे इक्वल रेंटल नहीं लग रहे, मे भी कहानी कुछ और हो, चलें छोड़ें इस बात को, मैं नहीं करा। 5 साल लीज को रह गए हैं, तो उसने क्या कि मैंने 5 साल के जितने रेंटल हैं उनकी पीवी निकाल के एक प्रोविजन बना के दे दिया आपको 80। इसकी एंट्री हमने पढ़ी थी कल 174 रुपीज की, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। इस 80 को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कराना है। इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, जब भी प्रोविजन के टी अकाउंट के अंदर डिस्काउंट रेट दिया होगा उसको यूज करेंगे, और उसके बाद जब लीज रेंटल पे करेंगे तो प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। अब इन तीनों को स्टेटमेंट फॉर्म में बना लें। प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज का नोट, provision for dismantling, provision for court case, provision for onerous contract, provision for onerous contract। ओके चलें जी। कंपनी का नाम MPL, notes to the financial statements for year ended, note number 9, contain provisions and contingencies, बल्कि चले प्रोविजंस ही रखें इसका नाम, बस प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज रख दें, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज भी आती हैं कॉन्टिजेंसीज। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस एक एक करके पूरा करें पहले। ओपनिंग एक्सपेंस अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, एक एंट्री एक और भी तो होती है, वो होती है एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, तो वो भी अगर जगह कहीं बने तो यहां पे लिख दीजिएगा, जहां मर्जी लिख दीजिएगा, वैसे उसके लिए मुनासिब जगह ये होगी एसेट। चले मैं नीचे लिख रहा हूं, कोई नहीं, एंड पे हम एरो डाल के रख देंगे कि बेहतर है इधर लिख दिया करें एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। लेकिन वो आज के सवाल में हमारी नहीं है, क्योंकि ये जो 1300 रुपए है ना, इसकी एंट्री बनती है एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, माने ना माने। ये एंट्री एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट लिख लें, ये एंट्री पिछले साल हो चुकी है। पीवी की एंट्री क्या करते थे, 4000 को पीछे बुला के 1300 आया, तो पीवी की एंट्री क्या करते थे, पीपी डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। मैंने क्या कल एज्यूम किया था कि ये एंट्री कब हो चुकी है, 31 दिसंबर 15 को। तो क्या प्रोविजन अकाउंट में एसेट भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सिर्फ एक सूरत में आया करेगा, व्हेन देयर विल बी अ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। तो जगह तो अकाउंट में पूरी बनाए, फॉर्मेट पूरा बनाए। इसके बाद प्रोविजन क्या हुआ करेगी, यूज, यानी कैश पेड, और फिर आ जाया करेगा क्लोजिंग बैलेंस। अब जरूरी नहीं सारी फिगर्स ही हर एक के अंदर होंगी। क्या एसेट अकाउंट में हमने पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग इस साल डाली है या पिछले साल की डली हुई है, फिर ओपनिंग बैलेंस उठा लें 1300। क्या 1300 मजदूरों को 25 साल बाद देना है, जी बिल्कुल, इसीलिए कोई फ्यूचर फिगर की वैल्यू है ये 1300 को आहिस्ता आहिस्ता खोलें ताकि ये बढ़े। 104 और क्लोजिंग 1404। 25 साल बाद यहां कैश की पेमेंट भी आ जाएगी, 25 साल बाद, जब कभी डिसमेंटलिंग होगी। प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, ओपनिंग 0, क्योंकि कोर्ट केस इस साल हुआ है, इसमें खर्चा कितना 1200। जी आगे चलें, एक्सपेंस में आई एग्री।
ओके ये कोर्ट केस की पेमेंट कितनी हुई है? जज साहब ने क्या फैसला सुनाया? अभी तो लॉयर ने क्या प्रोबेबल है, अभी जज साहब का कोई फैसला नहीं आया जी। 1200। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर, क्या पिछले साल मुझे अंदाजा हो गया था कि दिस ऑफिस स्पेस इज ऑफ नो यूज, या हमारे साल अंदाजा हुआ है? इसलिए ओपनिंग ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट 0। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अनअवॉइडेबल कॉस्ट इनकर करनी होती हैं और वो लोअर ऑफ करके निकलती हैं। फ्यूचर रेंटल्स की पीवी को एंट्री किया करेंगे 174 की तरह कल, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन कितने से? 6.4। पेमेंट 71.4 जी। नोट नंबर, अच्छा पूरे सवाल में कितने डिस्क्लोजर बनाने हैं आप? 3। प्रोविजंस की नेचर लिखनी है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज की नेचर लिखनी है, और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज और कॉन्टिंजेंट एसेट सवाल में नहीं है, सिर्फ क्या है सवाल में? प्रोविजंस है। तो ये प्रोविजंस हैं, 9.1 इसका बना देते हैं, 9.2 इसका बना देते हैं, 9.3 इसका बना देते हैं। तो बताएं जी 9.1 सवाल की पहली लाइन पढ़ें, क्या है? A new site was acquired and is being used for a new oil refinery. Initial preparation work was undertaken and oil refinery was completed and ready for use on 31 December. The new refinery is expected to have a useful life. MPL has a well-published policy that it will reinstate the environmental damages caused by it. Nature बताएं जी, the entity has क्या किया? इंस्टॉल किए, क्या किए? has फिक्रा कोई भी ढूंढ लेना। द एंटिटी हैज कंप्लीटेड ऑयल रिफाइनरी, द एंटिटी हैज कंप्लीटेड, सवाल से उठाने पर, कंप्लीटेड ऑयल रिफाइनरी, और उसके बाद एंड इट हैज अ वेल पब्लिश्ड, ये भी नहीं पता चला कि कहां से लिख रहा हूं, इट हैज अ वेल पब्लिश्ड पॉलिसी दैट इट विल, वैसे ये लिखा है वी विल डिस्क्लोज द ब्रीफ नेचर, नहीं डिस्क्लोज का यूजर को तो फिर कुछ भी नहीं पता चलना। ये तो कहां लिखा करते थे, जहां सवालों में लिखा होता था डिस्क्लोज करें। ये मुझे तो ज्यादा आसान लग रहा है, ये तो सवाल से लिखना है, ये तो और बात है आपको पता नहीं चल रहा, ये तो ज्यादा आसान है। एंड इट हैज अ वेल पब्लिश्ड पॉलिसी दैट इट विल reinstate the environmental damage but caused by its activities, छोड़ मत, ठीक है। So entity will dismantle it after अच्छा ये को पढ़ के जरा समझ आ जाएगा लोगों को कि क्या वजह बनी है ये सारे की, बस ये मकसूद होता है, ये पढ़ के जरा लोगों को समझ आ जाए कि ये क्या है, ये अकाउंट क्या शो कर रहा है। नोट 9.2 बताएं, 9.2 हाँ लीगल केस बताएं, क्या हुआ है, क्या क्या वजह बनी है? एन एक्सप्लोजन बताएं, तो कुछ लिखवाएं, एन एक्सप्लोजन, an explosion at our oil extraction plant, but date on plant has led to
has led to number of injuries. Number of injuries. आगे 8 claims have been made. लिखे यहां तक. Eight claims have been made and it is probable, बोलें, that claims will succeed. बस आगे एंड पे ये लिख दिया करें for which a provision is made, ताकि ये यहां से लिंक हो जाए. For which a provision is made. अच्छा, ये ना एक छोटी सी बात अब ऐड करवाने लगा हूं. ये आप लोगों के लिए नई है क्योंकि प्रोविजन का डिस्क्लोजर सॉर्ट ऑफ आज पहली दफा बन रहा है. तो ये छोटा सा साथ बता दें कि इसके अगेंस्ट रीइंबर्समेंट आनी है. मुझे पता है कि रीइंबर्समेंट की जनरल एंट्री यूजर्स को नजर आ जानी है, रिसीवेबल, डेबिट, इनकम, क्रेडिट. लेकिन छोटा सा ये बता दिया करें प्रोविजन के साथ कि इसकी रीइंबर्समेंट आनी है. तो ये छोटा सा लफ्ज ऐड कर लें कि प्रोविजन की नेचर भी बताएंगे और इसकी रीइंबर्समेंट के बारे में भी बताया करेंगे कि ये रीइंबर्समेंट इसकी होनी है. द अमाउंट इज एक्सपेक्टेड या विल बी? विल बी वर्चुअली छट रहे हैं ना. द अमाउंट विल बी, बोले ना, नहीं अमाउंट छोड़ें. द अमाउंट विल बी रीइंबर्स्ड बाय, देख लें किसने रीइंबर्स करनी है, बाय इंश्योरेंस कंपनी. द अमाउंट विल बी रीइंबर्स्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी. जी, नोट नंबर 9.3. We have a leased office space which is of no use. बस ये we have a leased office for 8 claims have been made. We have a leased office space. आगे बताएं. which has no use now. Which has, हाँ जी, नॉन कैंसिलेबल लिख दीजिएगा, ठीक है. वी हैव अ लीज्ड ऑफिस स्पेस which has no use and the contract is non cancelable. So a provision for onerous contract is made in this regard. So provision for onerous contract is made in this regard. देखो यार, आई केवल अगर आ गए तो इंग्लिश थोड़ी सी जरा बेहतर कर लें, फॉन्ट साइज भी बड़ा कर लें. So a provision for onerous contract is made in this regard. इस रिगार्ड में प्रोविजन बना लें onerous contract की. अच्छा, अब ये 9.1, 9.2, 9.3 में सिर्फ किनकी डिस्कशंस थी? अगर सवाल में कोई कॉन्टिंजेंट लाया या सवाल में कोई कॉन्टिंजेंट, तो उसको भी डिस्क्लोज करते. क्योंकि 9.1, 2 और 3 में सिर्फ किनको डिस्क्लोज किया? अभी प्रोविजन को. इनकी भी कहानी लिखते, लेकिन 9.4 और 5 लिख के
ऐसे जो है वो काट दें ताकि याद रहे कि फॉर्मेट पूरा हो गया है, या लिख दें इन दोनों के आगे नो डेटा। काटने से बेहतर है इन दोनों 9.45 लिख के नो डेटा, ताकि याद रहे। और तारीखी तौर पे एक बात तय पा जाए कि हमने जो एक सवाल किया था प्रोविजन का, उस सवाल के अंदर जो है वो ये दो बातें भी हमने डाल दी थी, क्योंकि हमारे सवाल में कंटिंजेंट लायबिलिटी या कंटिंजेंट एसेट नहीं था, इसलिए हमने इसका जिक्र नहीं किया। आप बता दें प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंसीज के नोट का पूरा फॉर्मेट। नंबर 1, प्रोविजन का टी काउंट इन स्टेटमेंट फॉर्म, प्रोविजन क्या नेचर, और अगर किसी से रीइंबर्स होनी है तो वो थोड़ा सा बता दे ताकि यूजर को तसल्ली हो जाए थोड़ी सी, रीइंबर्समेंट। और अगली बात कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और कॉन्टिंजेंट एसेट। अब इन सारी बातों के ऊपर हम स्टैंडर्ड के पैरा नंबर्स लिखने लगे हैं, इन सारी बातों पे स्टैंडर्ड्स के पैरा नंबर लिखने लगे। आज एक तारीखी पेज निकालें IAS 37 में डिस्क्लोजर्स का। पेज नंबर 346। पेज नंबर, अच्छा जी, रेड मार्कर है हमारे पास भाई। ये जो मैंने सारा किया है आपके सामने, ये सारा, ये आप लोगों ने ऐसे तो नहीं करना पेपर में, लेकिन ये सारा हमें बताया था पैरा नंबर 84 ने। ये हमें सारा किसने बताया? पैरा नंबर 84 ने। साथ वाले की बॉल पेन ले लेना, वो डिफरेंट कलर की है। तो ये सारा हमें बताया था पैरा नंबर 84 ने। पढ़ें जी। फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन, ईच क्लास हमारी 3 थी ना। फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग, एडिशनल प्रोविजंस मेड इन द पीरियड इंक्लूडिंग इंक्रीज और एग्जिस्टिंग प्रोविजन यानी एक्सपेंस, अमाउंट्स यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर यानी चार्ज अगेंस्ट प्रोविजन जिसे हमने कैश का नाम दिया है, अनयूज्ड अमाउंट्स रिवर्स ड्यूरिंग द पीरियड, अनयूज्ड अमाउंट्स रिवर्स ड्यूरिंग द पीरियड। ये 1200 कैरी डाउन है, ये अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग। और अगले साल जज ने फैसला सुनाया, आप लोग केस जीत गए, तो एक्सपेंस स्लैश इनकम डाल के 1200 को माइनस कर दीजिएगा ताकि कैरी डाउन क्या आ जाए? 0। इस साल एंट्री भी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, अगले साल हो जाएगी प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। सो अनयूज्ड अमाउंट्स रिवर्स्ड, प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। Increase during the period in the discounted amount arising from the passage of time and the effect of any change in the discount rate. डिस्काउंट रेट तो चेंज होना यहां नहीं डालेगा, बस ये वही वाली एंट्री बोल रहे हैं ना, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। धमाका, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज नेवर रिक्वायर्ड। इस नोट की कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये स्टैंडर्ड कहता है। वाहिद ऐसी जगह है पूरे सिलेबस में जहां लिखा हुआ है कि पिछले साल का डेटा देने की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों। आगे चलें। An entity shall also disclose for each class of provision. हर प्रोविजन के बारे में बताएं, इसके बारे में भी बताएं, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, हर प्रोविजन के बारे में बताएं। पैरा नंबर 85, पैरा 85। अभी क्या क्या बताएं? कहते हैं हर प्रोविजन के बारे में 3 बातें लोगों को बताएं। डिसमेंटलिंग के बारे में 3 बातें बताएं, कोर्ट केस के बारे में 3 बातें बताएं, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 3 बातें बताएं। हमें तो सर ने 2 बातें भी लिखवाई थी, नेचर और रीइंबर्समेंट लिखवाएं। लेकिन आप लोग क्या चाह रहे हो? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड एक्सपेक्टेड टाइमिंग। नेचर और एक्सपेक्टेड, नेचर 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 तो हमने बता दी है सबकी, और एक्सपेक्टेड टाइमिंग सवाल ने दी नहीं हुई। आगे, an indication of uncertainties about the timing of those outflows and where necessary to provide adequate information, an entity shall disclose the major assumptions made concerning the future events.
अब ये मैंने तो नहीं आपको लिखवाया, अनसर्टेनिटीज एंड द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट, एंड द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट। तो मैंने आपको दो बातें लिखवाई हैं, नेचर रीइंबर्समेंट, और उसने एक तीसरी बात भी डाल दी है, अनसर्टेनिटीज। अगर कोई अनसर्टेनिटीज हैं तो वो जरा लिख के बता दें कि ये चीजें अनसर्टन है, पता नहीं क्या बनेगा फ्यूचर में, ये है वो है, छोड़ें ये क्या लिखना, इतना भी डिटेल में ना जाया करें। तो प्रोविजन के बारे में कितनी बातें बतानी है, बोले? 3। प्रोविजन के बारे में कितनी बातें बतानी है? नेचर क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी यानी फ्यूचर के अंदर जो है वो जज साहब जो फैसला सुनाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जज पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, अब पता नहीं क्या बनेगा, पुराना जज ये फैसला सुनाता था, इस तरह की कोई बात, अनसर्टेनिटी। अच्छा जी, an entity shall disclose for each class of contingent liability, for each class of contingent liability। पैरा नंबर 18 हमारे सवाल में तो थी नहीं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में क्या बताना होता है, ये तो आप सबको पता है, ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। नेचर एक चीज उसने ऊपर जिक्र कर दी, नीचे नहीं डाली, एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, इसमें भी वो दोनों चीजें बता दें, अनसर्टेनिटीज और पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कंटिंजेंट लायबिलिटी में भी कहते हैं अंग्रेजी लिख रहे हो तो लिख दो, छिक के लिख दो, अगर कोई इन्वेस्टमेंट की उम्मीदें हैं वो भी बता दो। हालांकि कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको पता है रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन अगर कोई उम्मीद है इसकी रीइंबर्समेंट की तो लिख के बता दो, उम्मीद है रीइंबर्समेंट की, लायबिलिटी कौन सी रिकॉर्ड करे, तो रीइंबर्समेंट भी रिकॉर्ड तो नहीं होनी, अगर है कोई रीइंबर्समेंट की उम्मीदें लगी हुई तो बता दो आप, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट पैरा नंबर 87 89 ना 89, वेयर इनफ्लो इज इनफ्लो या आउटफ्लो, तो इट इज कॉल्ड एज कंटिंजेंट एसेट। इसमें क्या क्या बताना है, नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ, पैरा नंबर 89। जब कभी पेपर में प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज का नोट आएगा तो फिर हम प्रोविजन के टी काउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे पैरा 84 की रोशनी में, पैरा 85 की रोशनी में हम नेचर, अनसर्टेनिटीज और एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट बताएंगे प्रोविजंस के बारे में, कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में। 4 चीजें हैं शायद, नेचर, एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, अनसर्टेनिटीज, अगर रीइंबर्समेंट एक्सपेक्टेड है वो भी बता दें। इसके बारे में वही 2 बातें जो रट्टा मारी हुई हैं, नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। डन? अच्छा वैसे तो देखें ये नेवर एंडिंग स्टोरीज है भाई, अपने पता नहीं क्या क्या चीजें किताबों में बड़ी हुई हैं, ये लिमिट है ना चीजों की, अब कितनी बंदा कर ले। एक डिस्क्लोजर जरा और पढ़ लें, पैरा 92, ये वैसे जरा इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा सा आप खुश हो जाएंगे, इसलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना ये भी को पढ़ाना मकसूद नहीं था, वरना तो पढ़ने को ये वाला सफ़ा भी किसी ने पूरा पढ़ना है तो पढ़ ले, अब क्या हो सकते हैं, चीज़ों का कोई हल नहीं है। इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस, आप लोगों ने खुद बताना है इसका मतलब क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ सम और ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय IAS 37 can be expected to nuksandeh seriously the position of entity in a dispute with other parties on the subject matter of provision, contingent organ. In such cases, an entity need not disclose the information, but shall disclose the general nature of dispute together with the fact that and reason why the information has not been disclosed. बताएं जी क्या कह रहे हैं वो? अगर IAS 37 के डिस्क्लोजर देना आपको बुरे तरीके से डैमेज करेगा, बुरे तरीके से, तो आप यूजर्स को बता दें कि मैंने डिस्क्लोजर पूरे नहीं दिए, मैं नहीं बता रहा मेरा केस किसके साथ है, क्योंकि वो अगली पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि उसका नाम मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल दिया ना,
बस फिर तो उसने हमारे घर तक पहुंच जाना है, फिर तो डायरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ के ऊपर थ्रेट आ जाना है। कहते हैं अगर IAS 37 के डिस्क्लोजर आपको इतने खतरनाक लग रहे हैं तो ना दो, कोई मसला नहीं। कहते हैं मैं आपकी जिंदगी से नहीं खेलना चाह रहा, IAS 37 आपकी जिंदगी से नहीं खेलना चाह रहा। आप बता दो नेचर ऑफ डिस्प्यूट क्या है और ये हकीकत बता दो कि मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, रीजन बता दो कि वाई इंफॉर्मेशन इज नॉट बीन, कहीं लिख के बता दो यार ये इंफॉर्मेशन सॉरी मैं नहीं देना चाह रहा, बस कोई मसला चल रहा है और लिख दो किसी के साथ चल रहा है, बस वो किसी कौन है छोड़ो परे, वो फिर खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे कई दफा लोग हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं तो लोग तो इसी तरह अगर आप भी किसी के खिलाफ बोल पड़े अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो फिर देखना आपके साथ क्या होनी है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं आप। अच्छा, मैं तो कभी लोगों के स्टेटस देख लेता हूँ, वहां से मुझे कल पता चला है, बल्कि मैंने एक बंदे से फिर मस्जिद से बाहर निकला, मैंने सुबह नहीं क्या कहानी चल रही है। अच्छा, तो इसलिए सोशल मीडिया ना यूज किया करें। अच्छा, अब मेरे भाई मुझे ये बताएं कि वापस आ जाए उधर सवाल की तरफ। वैसे इस सवाल के लिए इतना टाइम रखा नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। एक छोटी सी चीज सवाल में रह गई है, डेट इज P&L। सवाल में क्या बनाने जी? P&L। चलें जी P&L की तरफ आ जाए। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें एक तो ये शो कर दें एक्सपेंस 1200 जमा 80, 1280, और फाइनेंस कॉस्ट शो कर दें 104 जमा 6.4, 110.4 फाइनेंस कॉस्ट शो कर दें। एक चीज शो कर दें, अगर किसी को याद आ रही हो कुछ जरा सोच के बता दे। एक चीज और शो कर दें, डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट इस टॉपिक में साथ साथ चलेंगे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग में। लेकिन मेरे ख्याल से ICAP को ये डेप्रिसिएशन सॉल्यूशन में नहीं देनी चाहिए थी। ICAP ने सॉल्यूशन में डेप्रिसिएशन दी हुई है। ICAP ने PV ऑफ डिसमेंटलिंग को डेप्रिशिएट किया और करते भी उसे ही है। याद रखिएगा, ये एसेट की कॉस्ट में जाता है, ये इंटरेस्ट में जाता है। इसकी एंट्री होती है एसेट डेबिट, पिछले साल हो चुकी है। ये एसेट की कॉस्ट में जाता है, ये इंटरेस्ट में जाता है। तो ये 104 को डेप्रिशिएट नहीं करना। 1300 क्या होता है फ्यूचर में? अगर 4000 देना है 25 साल बाद तो 4000 की PV है 1300 डेप्रिशिएट होता है। बाकी चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंस कॉस्ट में जाती हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन किसी को याद रहे 1300 डिवाइडेड बाय 25। लेकिन एक चीज मिसिंग है सवाल में, एसेट की प्राइस मिसिंग है। तो मेरे ख्याल से उसको डेप्रिसिएशन नहीं शो करनी चाहिए थी सॉल्यूशन में, लेकिन उसने PV की डेप्रिसिएशन शो कर दी। मर्जी उसकी, डेप्रिसिएशन तो इतनी चार्ज होनी है लेकिन फुल डेप्रिसिएशन नहीं निकल सकती क्योंकि एसेट की कॉस्ट सवाल में अवेलेबल नहीं है। ऑयल रिफाइनरी की कॉस्ट अवेलेबल है, या ऑयल रिफाइनरी की कॉस्ट में जो डिसमेंटलिंग की PV है वो गिवन है 52। अच्छा, एक चीज भाई आपको प्रोविजन के नोट से नहीं मिला करेगी, वो जर्नल एंट्रीज से मिला करेगी। वो कहां से मिला करेगी? जर्नल एंट्रीज से मिला करेगी। वो है रीइंबर्समेंट, वो है रीइंबर्समेंट वाली खुशी, वो है रीइंबर्समेंट वाली खुशी। ये आपको प्रोविजन के अकाउंट से नहीं मिलेगी। ये तो भी मैं आपको लिखवाऊंगा ना ताकि ये गलती पेपर में आपसे ना हो। इसके लिए मुझे जर्नल एंट्रीज में आना पड़ेगा। यहां से भी चेक कर लें, 104 को मैं ले गया हूं, उधर ले गया हूं, 1200 की भी ले गया हूं ना, अभी इस 80 रुपए को भी ले गया हूं ना, और 6.4 को भी ले गया हूं ना। सबको कोई एक दो चीज पेपर में मिस हो सकती है, खैर इंसान है। ये वाली रीइंबर्समेंट की भी तो एंट्री है ना, असल में ये प्रोविजन के T अकाउंट से रूट नहीं होती, इसलिए ये मिस हो जाती है बच्चों से। ये बारों बार होती है, ये प्रोविजन के T अकाउंट से रूट नहीं होती। इस 1200 को मैं क्या करूं? कितने लोग कह रहे हैं यहां से माइनस कर दूं, और कितने लोग कह रहे हैं 1200 को एज एन इनकम शो कर दूं? बता दें दोनों में से क्या करूं? जो मर्जी कर दें। IAS 37 में एक पैरा पढ़ा था इन P&L,
द रीइंबर्समेंट मे बी शोन नेट, मे बी। बैलेंस शीट में तो मस्ट अलग अलग शो करें। उधर आपने अगर एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया है तो बेहतर है इधर भी माइनस कर दें, लेकिन कोई मसला नहीं, अगर आप इनकम में शो करना चाहते हैं आप इनकम में शो कर दें, इनकम में ऐड करके प्लस, फिर इन सबका नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा इनकम में ऐड करके। एंड इफ यू वांट कि मैंने नेट करना है तो कोई मसला नहीं, पेपर में हम क्या करेंगे, पेपर में हम इसको ऐसे काटेंगे ब्रैकेट को, पेपर में तो गलती हो सकती, पेपर में ऐसे काटेंगे -1200 और इसको काट के 80, बस बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, पेपर में कोई गलती नहीं। नया सफा खोल के ये पूरा काट के जो नया सफा खोलते हैं आप लोगों को पता नहीं होंगे ही है, तो इस तरह कटिंग कर दें, कोई मसला नहीं। 1200 के अगेंस्ट कट गया, बाकी 80 बच गया। वरना अगर आपने शो करना है तो 1200 को इनकम में शो कर दें जी। हाँ हाँ, सेपरेट लाइन में शो कर दें एक्सपेंस 1200 माइनस 1200, वो तो आपकी मर्जी है। तो लिखिए जी, P&L बनाते हुए प्रोविजन के नोट से चीजें मिल जाया करेंगी, लेकिन रीइंबर्समेंट की इनकम सवाल से उठा के नेट करनी होगी। P&L में छोटी सी एहतियात लिख लें। P&L बनाते हुए इधर देखें ना, देखें ये दोनों चीजें P&L से मिल गई है ना, यहां से मिल गई हैं। P&L बनाते हुए प्रोविजन के नोट से चीजें मिल जाया करेंगी, टाइम हम अपना यूटिलाइज करेंगे, बचाएंगे। P&L बनाते हुए प्रोविजन के नोट से चीजें मिल जाया करेंगी, लेकिन रीइंबर्समेंट को बोले ना, हाँ रीइंबर्समेंट को सवाल से उठा के नेट कर लें। जल्दी जल्दी याद करवा दें क्या चीजें आनी है। प्रोविजन का टी काउंट इन एज पर पैरा 84, पैरा 85 की रोशनी में इधर ही हाथ रख के 3 दफा बोलें, नेचर, अनसर्टेनिटीज, रीइंबर्समेंट। नेचर, अनसर्टेनिटीज, ये तो प्रोविजन ही चल रही है, और इधर नेचर, अनसर्टेनिटीज, एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। इधर इसलिए जरूरी है कि इसकी एंट्रीज नहीं होती ना, एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट और एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट, और इधर तो नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट। ठीक है जी, मैं 2-4 मिनट में आ रहा हूं इंशाल्लाह, उम्मीद है इतनी देर में आ जाऊंगा। आप क्वेश्चन 5 पढ़ लें, पेज 419, पॉज कर दो।